हम यहाँ कोर्ट में आ रहे हैं सर, और बहुत मशक्क़त के बाद आप हमारे यहाँ इस हमारे पॉडकास्ट दलीस मोरन पे आए हुए हैं। तो कुछ भी शुरू करने से पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपको भी। कि आपने हम देख पा रहे थे कि कितना बिजी शेड्यूल रहता था, इतनी फाइलें पड़ी रहती थी, जज साहब को हैंडल करना होता था, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे हमने टाइम दिया, यूथ के लिए इनिशिएटिव लिया, उसको बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपसे तो बहुत सारी आज बातें करेंगे हम, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि कितना भी काम रहे आप बड़े इंटरेस्टिंग आदमी लगते हैं। कभी ऐसा चेहरे पे शिकन नहीं रहती है हमेशा ही। तो सर पूछना चाहूँगा कि सर ये शुरुआत कहाँ से हुई, जर्नी कैसे रही, मतलब आज जो आप हैं वो शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, शुरुआत तो भाई पहले तो मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, बलिया की। और हरपुर प्राइमरी पाठशाला से मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई। उसके बाद ये श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज, अच्छा, वहाँ से आपने कॉलेज करा? जी हाँ। इंटरमीडिएट। हाँ। उसके बाद श्री मुरली मनोहर टीडी कॉलेज ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन के बाद मुझे कुछ और करने की इच्छा थी। सच पूछिए आप तो अभी मैं इस जॉब में आने वाला नहीं था। हाँ। और बेसिकली मैं अधिवक्ता बनना चाहता था। अच्छा। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य और किस्मत की चीज़ है कि हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए, और उसी बीच में मैं 1 नवंबर 1985 को इस जॉब में। आपको तारीख भी याद है सर? जी हाँ। अच्छा, तो वहीं से शुरुआत हुई जी थी। जी। और अभी तो हम जॉब पे आएंगे, हम जी। इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। जी। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे अगला ये है हाँ। कि स्टूडेंट लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। जी जी। और हो सकता है कि आपके टाइम पे भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रही हों, तो आपने उनको हैंडल कैसे किया? और मतलब आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप कहना क्या चाहेंगे अपने थ्रू? आज के स्टूडेंट के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं। आदमी जो पढ़ना चाहता है, जो बनना चाहता है, किन्हीं कारणों से, जी। हो सकता है कि आर्थिक हालात हों, हाँ, उसके गार्जियन वो न पढ़ा पाते हों, बिल्कुल सर। और उसके अंदर वो सारे गुण रहने के बावजूद वो नहीं पढ़ पाता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा निराश हो जाए, हतोत्साहित हो जाए। आप सुने होंगे कि एक व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति एक हाथ कट जाता है और समझ ले कि मैं बेगर काम का हो गया, और निराश हो जाए, मूड हो जाए। तो ये भी आप सुने होंगे कि एक व्यक्ति का दोनों पैर जंघे के यहाँ से चला गया और वो व्यक्ति हिंद महासागर में तैरता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होना चाहिए। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से ऊंचे मुकाम तक जा सकता है। बिल्कुल। और उसकी बुलंदी और उसकी कदम चूमेंगे, बार बार कदम चूमेंगे। बिल्कुल सर, बड़े एंथुजियास्टिक टाइप का आपने जवाब दिया सर। और जैसे ये तो ठीक ही था, और जैसे आपके टाइम में सर कुछ भी हासिल करना उतना टफ नहीं होता था, आसान नहीं होता था, मतलब स्ट्रगल्स बहुत सारे रहते थे, बहुत सारी बाधाएं आती। जैसे आपने कहा, मेंशन करा आपने कि आर्थिक दिक्कतें होती थी, तो कुछ उस टाइप की और स्ट्रगल्स के बारे में बताइए। जी हाँ। उस समय के स्ट्रगल के बारे में मैं मानता हूँ कि हर गार्जियन की आर्थिक स्थिति भी उस समय अच्छी नहीं थी जी। क्योंकि हर वेतनभोगी का वेतन कम था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब इस समय बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस समय से इस समय बेटर है। बिल्कुल। तो उस समय युवाओं के सामने कार्य करने के लिए, पढ़ने के बाद भी कार्य करने के लिए उतने रास्ते नहीं खुले। बिल्कुल। अगर जो बहुत कुछ खुला था, बहुत कुछ, तो एकमात्र ट्यूशन पढ़ाना। अगर जो आप उस समय के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे तो एकमात्र ट्यूशन पढ़ाना था कि वो बच्चे पढ़ने के बाद 2-4 बच्चों का ट्यूशन लें और उससे ये अपना कार्य करें। जबकि आज के हालात कुछ और है। आज आपको ढूंढना है, और ढूंढना है, कैसे ढूंढना है? कबूतर बन के ऊंचाइयों को उड़ना है। कबूतर की खासियत ये होती है कि जितने ऊंचाई पर रहता है उतनी दूर से खेत के सरसों के दाने को देख लेता है, और वहां से वो आता है, उस दाना को चुग कर चला जाता है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर आपने।
तो आज के युवाओं के लिए राह खुली हुई है, जी। चाहे जिस क्षेत्र में हो, हम्म, बस उसको मार्केट में निकलना है और उसको मुकाम हासिल हो जाना है। बिल्कुल सर। अब रही बात आगे बढ़ने की, हम्म, तो उस मुकाम में जब वो अपनी छाप छोड़ेगा, अपनी पहचान बनाएगा, तो आगे वाले लोग उसको खुद ही ऑफर देंगे और वो आगे बढ़ जाएगा। ये आज का है। तो पवन सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले कुछ हासिल करना आसान होता था या अब आसान है। ऐसा ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए है कि पहले ऐसे जो प्राइवेट साइड हैं वो पहले नहीं थी। जैसे कि आज कोई लड़का अगर कुछ नहीं मिला तो मोबाइल का सिम लेकर ही दुकान पर सप्लाई करता है। मोबाइल का छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मोबाइल का सिम ही दुकान पर सप्लाई करता है, जीविकोपार्जन करता है। बिल्कुल। कोई लड़का थोड़ा सा टेक्निकल हैंड समझ गया है, एक छोटी सी दुकान मोबाइल रिपेयर का ही खोल लिया है। कुछ लड़के जो हैं अपना एक ऐसा वो ऑफिस खोल लिए हैं जहाँ से भटके हुए युवाओं को जाग के रास्ते दिखाते हैं और वहाँ से वो अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी और सब तो ऊंची चीजें तो बात की भाई, मतलब छोटी सी बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। पहले ये नहीं था। हाँ, पहले लिमिटेड ऑप्शंस थे। लिमिटेड था। हाँ, पहले वही पुलिस की भर्ती, क्लर्क की भर्ती, वो भी उतनी जगह नहीं थी क्योंकि उतने ऑफिसें उस समय नहीं थी। जी। ये बात सही है कि उस समय जनसंख्या कुछ और थी, इस समय कुछ और है। उसके बावजूद भी आज के अनुपात में युवाओं के लिए बहुत से रास्ते हैं, उनको ढूंढना है। बिल्कुल भी। तो आपने ये तो बड़ी अच्छी बात कह डाली सर। और जैसे हम हमारी बात ऐसे होती है सर कि हम कई बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है। ऐसा स्टूडेंट लाइफ में भी होता है और ऐसा आपकी जॉब में भी होता होगा, तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस डीमोटिवेशन को कैसे हैंडल करते थे और अब कैसे करते हैं सर? देखिएगा, जब भी आप अपने को कमजोर कहीं महसूस करते हो तो अपने से कमजोर की तरफ देखें। जब भी आप अपने को कहीं कमजोर महसूस करते हैं तो अपने से कमजोर को देखें और उस कमजोर को देखें जो कर्मठ। जी, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर आपने। उस कमजोर को न देखें जो हतोत्साहित होकर के बैठ गया और सारा काम धंधा छोड़ दिया। उसको देखें जो कर्मठ हो और उससे आप एनर्जी प्राप्त करें कि ये व्यक्ति मुझसे कमजोर होकर इतना करके कुछ पा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मेरे अंदर क्या कमी है? कमी अपने अंदर की हम नहीं निकालेंगे तो मेरा पड़ोसी थोड़ी निकालेगा। बिल्कुल सही बात है। आप सुने होंगे कि लोग पोल के नीचे बैठ करके, रोड पर पोल के नीचे बैठ करके पढ़ करके IAS PCS और पता नहीं क्या क्या नहीं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। हम क्यों नहीं बन सकते? जबकि हमारे घर में बिजली है, हमारे घर में AC है, हमारे घर में पंखा है, गार्जियन हमारी सुविधा दे रहा है, और उसके बावजूद अगर जो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, नहीं बन पाता हूँ, तो मेरी कमी है, बिल्कुल सर, न कि भविष्य की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली जैसे आपने कहा तो मैं सुधा मूर्ति मैडम की बात सुन रहा था। वो इन्फोसिस के CEO नारायण मूर्ति की बीवी है। तो वो कह रही थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने युद्ध जीता या हारा, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैंने अपना योगदान दिया उस चीज़ में, मैं दमखम से लड़ा, मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो आपने जैसे एग्जांपल दिया तो एक थॉट प्रोसेस याद आ गया। और नहीं, हार तो जीत होती है, अपनी ताकत के एहसास होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हार अपने आप में जीत होती है कि उस ताकत के एहसास होता है कि कहाँ पे मेरे अंदर कमी है, उसको हम दूर करेंगे। बिल्कुल सर। तो ये तो सर आपने बड़ी अच्छी बात कर डाली। और आप एक फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर से खुद निकल के आए हैं और आप एक इस एजुकेशन सिस्टम को बहुत पास से देख रहे हैं। तो सर, आपका क्या कहना है, आपके लिए एजुकेशन का, शिक्षा का महत्व क्या है, मतलब क्या है? क्या पैसा कमाने का जरिया है? क्या सिर्फ नॉलेज लेना है? आपके हिसाब से मतलब क्या है उसमें? मेरे भाई, आज के समाज को देखते हुए मैंने कुछ और नजरिए से शिक्षा को देखा है। क्योंकि मैं आज के ज़माने में देख रहा हूँ कि वृद्धा आश्रम में किसी गरीब की माँ बाप उसमें नहीं रहते हैं। आज के ज़माने में वृद्धा आश्रम में सारे अमीरों के ही माँ बाप रहते हैं, भले जितनी संख्या हो, लेकिन अमीरों को। कारण ये है
कि बच्चे हमारे अधिक से अधिक कक्षा 5 तक मेरे पास रह रहे हैं या इंटरमीडिएट तक। उसके बाद बच्चा हमारे घर से बाहर निकल जाता है और अपने यूथ समाज में रहता है जी। गार्जियन पैसे भेजते हैं, वो पढ़ता लिखता है, आगे बढ़ता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि परिवार होता क्या है, माँ होती क्या है, बाप होता क्या है। वो ये समझते हैं कि मेरा वो अकाउंट्स है, वहां से मेरा खर्च आता है जो मेरा ये सब भविष्य बनाता है। जी। तो उसके लिए ये मजबूरी है कि बच्चों को बाहर रहना है और हर गार्जियन हर बच्चों के यहाँ नहीं रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बच्चे चाहे जो पढ़ाई पढ़े, चाहे साइंस से पढ़े, आर्ट्स से पढ़े, कॉमर्स से पढ़े, इनके विषय में एक आवश्यक विषय समाज शास्त्र का होना आवश्यक है। समाज शास्त्र का होना आवश्यक है ताकि वो समाज के मर्म को समझे और उससे उसका जुड़ाव बना रहे, ताकि भविष्य में भी उनको मतलब ये महसूस हो कि हाँ हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने मेरे लिए इतना किया है, इस समय इनको क्या आवश्यकता है। बिल्कुल सर। एक इसी चीज़ से एक चीज़ मेरे मन में आ रहा है, एक पेड़ तभी उगेगा सर जब उसकी जड़ें ज़मीन में अंदर तक गड़ी हों। हवा में पेड़ नहीं हो सकता है। तो ये अच्छा, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। मेरे सवाल का आपने बहुत मोरल तरीके से जवाब दिया सर। और आपकी थॉट प्रोसेस से मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ। तो सर जैसे अब इसी चीज़ में एक कंटिन्यूएशन है कि जैसे आपके टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था और अब के टाइम का, आप दोनों जनरेशन्स की एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, आज क्या है और पहले क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस महसूस किया आपने? क्या खामियां हैं आज में और क्या अच्छाई है आज में पहले के? नहीं, देखिए, खामियां न पहले थी न खामियां आज है। अंतर इतना ही है कि पहले बच्चों के गार्जियन जागरूक नहीं थे, वो केवल एडमिशन कराना जानते थे और वो भी प्राइमरी स्तर पे। उसके बाद से बच्चे अपने हिसाब से आगे बढ़ते थे और अपने हिसाब से पढ़ते थे, पीछे से कोई उनको गाइड करने वाला पहले गार्जियन कमी थी। अब लड़का मान लीजिए 8th तक पढ़ा तो 9 से उसको 5 विषय चूज करना है। तो जो अच्छा विषय है, जैसे कि मान लीजिए आप कहने के गणित ही कर सकते हैं, साइंस करता है या इंग्लिश कर सकते हैं, उसमें को अपने को थोड़ा सा कमजोर महसूस करता था तो वहीं से उस विषय को छोड़ देता जी। उसके बाद इंटरमीडिएट किसी तरह से पास किया, ग्रेजुएशन में 3 विषय, अब उसमें वही विषय लेता था जो बगैर परिश्रम के निकल जाए पहले, क्योंकि पढ़ाई का व्यवसायिक महत्व बहुत कम था। आज के जो पढ़ाई हो रहा है इसमें व्यवसायिक महत्व भी है और गार्जियन उस पर ध्यान दे रहा है शुरू से कर, मतलब ये देख रहा है कि हमारे बच्चा को हम क्या पढ़ाएं कि उसको भटकना न पड़े और अच्छी तरह से कहीं लग जाए और इससे निकल कर ही कुछ कमाने लगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल कमाने ही बहुत कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। बच्चों का बौद्धिक विकास तब होता है जब समाज से संबंधित विषयों की गहराई में वो जाता है। लड़के IAS PCS बन सकते हैं और जो आप कह रहे हैं व्यवसायिक जो कंप्यूटर क्षेत्र लोग हैं जी, और मेरा मानना है कि IAS PCS से सस्ती कोई नौकरी नहीं है। पूछे क्यों और कैसे? तो इसमें लड़का मेरिट वाला होना चाहिए और गार्जियन को धैर्यवान होना चाहिए जी। लड़के गार्जियन को मतलब ग्रेजुएशन अगर जो करा दिए हैं तो 3 साल 4 साल के लिए उसको किसी तैयारी में झोंक दे। ये नहीं कि ग्रेजुएशन किया तो तुरंत कमाए। तो वो लड़का मतलब पहले जो था वो भी बुरा नहीं था, आज का केवल कारण ये कि व्यवसाय हो गया, बस यही। तो इसमें गार्जियन का योगदान हो जाना चाहिए ताकि बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो और अच्छे से अच्छे माहौल में। जी सर, तो अगर मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यही सवाल पूछूं आपसे कि
क्या बिना स्कूल जाए, बिना फॉर्मल एजुकेशन लिए क्या एक आदमी ज्ञानी बन सकता है या नहीं? मेरे भाई ये दोनों दो विषय, बगैर स्कूल गए, बगैर कोई शिक्षा किए वो ज्ञानी होगा। क्योंकि अगर जो मैं आपसे 1 घंटा अगर जो बड़ा हूँ, पैदाइशी में 1 घंटा बड़ा हूँ, तो मेरी परिपक्वता आपसे 1 घंटे अधिक है। लेकिन उस शिक्षा में मैं जीरो हूँ जो आप पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो व्यक्ति ज्ञानिक होगा, सामाजिक आधार पर होगा, व्यवहारिक आधार पर होगा, न कि शिक्षा के आधार पर होगा, न कि मतलब वो व्यवसाय के आधार पर जी। यही अंतर है। तो सर अब तो हमने एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी खासी बात कर ली। आपको यहाँ पे 15-16 साल के बच्चे सुन रहे होंगे, बहुत सारे 21, 22, 23 साल के युवा सुन रहे होंगे आपके। तो अगर आप एक ब्रीफ स्केच बता दें कि आप इस पोस्ट तक कैसे कैसे आए, आपने शुरुआत कहाँ से करी? और तो शुरुआत तो मैं तो बताया कि 1985 में मैं आया। जब हम लोग यहाँ पर आए तो उस समय हम लोग की एक कॉपिंग डिपार्टमेंट हुआ करती थी यहाँ पर, नकल, जिसमें हम लोग 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक उसमें हम लोग नकल हाँ। नकल विभाग में ये होता था कि रिकॉर्ड जो क्लाइंट कोई मतलब यहाँ से प्रमाणित नकल चाहते हैं तो उसको हम लोग तैयार करते थे। उस पर रिपोर्ट की मुहर वगैरह लगती थी जी। और उसको हम लोग देते थे। तो उससे ये था कि आदेश किस प्रकार होता है या यहाँ के फाइलों में प्लेन किस तरीके से लिखा जाता है, किन मतलब 8 सीटों को अन्य हैंड राइटिंग में आता था जिसको अन्य लोग नहीं पढ़ सकते थे, उसको पढ़ना पड़ता था। तो सब अनुभव होता था। कागजातों का अनुभव होने के बाद ही कोर्ट में आने पर सुविधा रहता है। जब तक पेपर की सुविधा, ये विभाग जो है, चाहे जज साहब हो, चाहे वकील साहब हो, चाहे यहाँ क्लर्क, चाहे हमारे आशुलिपिक हो, पढ़ाई है इसका निर्धारित है, लेकिन यहाँ का अनुभव से ही वो आदमी काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपनी इस पोस्ट के थ्रू कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं न्यायपालिका में, तो उसका जवाब क्या होगा? कंट्रीब्यूट तो मेरा ये है कि फाइल मेरा देखना कि अधिकारी के यहाँ वही जाए जो इसके सारे प्रोसेस पूरे कर लिए हों उस मुकाम तक जाने के लिए। जैसे कि पत्रावलियाँ आती हैं तो विपक्षी को नोटिस जाता है, विपक्षी का नोटिस उस पर तामील है कि नहीं, अगर जो प्राप्त कर लिया है या वो हाजिर हो गया है तब हमारा अधिकारी के यहाँ जाए ताकि दोनों व्यक्ति अपनी बात सुनाएं और उस पर आदेश पारित हो सके। क्योंकि एक आदमी का पत्रावली यहाँ पर आ जाने से उस केस का निस्तारण नहीं हो पाता। जी जी बिल्कुल। तो हमको उन फाइलों को देखना और उस मुकाम तक पहुँचाना और जो कमियां रहती हैं फाइलों की उसको दूर करके तब अधिकारी के यहाँ ले जाना। ये तो सर आपने सबसे पहले नकल में स्टार्ट किया था, उसके बाद कहाँ कैसे? उसके कोर्ट में, जैसे कि और कोर्ट हैं, कहीं हम वहाँ पर बाबू रहे, किसी अन्य कोर्ट में मुंसरिम रहे, पेशकार रहे, तब जाके जिला जज के पेशकार तक पहुँचे। अभी आपको रिटायरमेंट को कितने टाइम बचे हैं? बाबू अब तो प्याला लवरेज है, बस छलकने में माह जुलाई। अच्छा, बस कुछ महीने बच गए हैं। तो आपको सर 32 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं और इस पोस्ट के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, इस पद के बारे में? मैं जहाँ पर हूँ, जिस विभाग में हूँ, जिस काम से जुड़ा हूँ, इसमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि यहाँ से अंततः सच्चाई ही निकल कर के बाहर आती है और उसी की जीत होती है। हो सकता है किसी अदालत ने उसे नज़रअंदाज कर दिया हो या उस कागजात को नहीं देख पाया हो, लेकिन ऊपर आते आते सच्चाई बाहर आती है और सच्चाई की जीत होती है। तो सर चैलेंजेस तो बहुत आते होंगे, बाधाएं, मुश्किलें कह लें, बाधाएं कह लें, रुकावटें कह लें, वो आपके इस पद पे बहुत ही सारी आती होंगी। तो कुछ इनके बारे में बताइए। होता है, कुछ लोगों का मतलब अधिकतर लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है। संतुष्ट इस तरह से करना पड़ता है कि वे पत्रावली के विषय में नहीं जानते हैं और चाहते हैं कि आज ही इस काम का निस्तारण हो जाए और मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर चला जाऊँ जी। और अंतर्गत पर उनको संतुष्ट करके
उस मुकाम तक आदमी ले जाता है जहाँ से उनको न्याय मिले। जी। और सर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पेशकार नहीं रहते, आज अगर आप यहाँ नहीं रहते तो आप कहाँ रहते? आपका मेरे भाई देखो, मैंने तो पहले ही कहा था, रहने के लिए जमीन छोटी हो सकती है, उड़ने के लिए आसमान बहुत बड़ा है। अरे सर बड़ी अच्छी लाइन कह दी सर आपने। ठीक ना? हाँ। और अगर जो करके खाने वाले हैं वहाँ, तो कभी बैठे नहीं रहेंगे। आजकल के गार्जियन दो तरीके के इस समय हो रहे हैं। एक बच्चों को ऐसा बनाते हैं जो करके खाए, और एक ऐसा बनाते हैं जो बैठ कर खाए। जो करके खाने वाला रहता है वो अपने जीवन भर खुश रहता है, और जो बैठ कर खाने वाला होता है कुछ दिनों के बाद ही उसकी बुरे दिन आ जाते हैं। कहें तो एक छोटी सी कहानी में आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। कलकत्ता के एक सर्कस में शेर रहते थे सर जी। जब जानवरों की क्रूरता पर प्रतिबंध लगा तो उसमें 8-10 शेर थे जिनको अब खेल समाप्त कर दिया गया, उनको नहीं खिलाया जाता था। सर्कस वालों को बोझ बन गया, 1 महीने तक खिलाया सब। उसके बाद हुआ कि इसको जंगल में छोड़ दिया जाए। तो क्या किया कि 10 शेर को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया गया। वो जंगल में शेर जहाँ पे छोड़ा गया था वहाँ पे 1 महीना पड़े रहे सर। उसके बाद जंगल के गीदड़ों ने उनका शिकार करके मार डाला। जंगल के गीदड़ों ने उस शेर का शिकार करके मार डाला। अब पूछेंगे कारण क्या था? कारण ये था कि सर्कस में उन सबको बैठकर खाना मिलता था, वो शिकार करने की आदत छोड़ दिए थे। वो समझते थे कि मेरे सामने मांस का लोथड़ा आएगा मैं खा लूंगा। अगर जो वो आदत उनकी पहले के रहती शिकार करके खाने वाली, तो गीदड़ उनके शिकार नहीं करते बल्कि वो शिकार। बिल्कुल सर। इसलिए गार्जियन को अपने को ऐसा बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए जो करके खाए, न कि बैठ के खाए। तो मतलब रिटायरमेंट के बाद भी शिकार करने का प्लान है आपका? बिल्कुल। शिकार ये होगा कि हमारे समाज में, हमारे अड़ोस में, हमारे पड़ोस में कोई भटक रहा है, तो उसकी जितनी मेरी जानकारी है, जितना ज्ञान है, उसे मैं मार्गदर्शक बनूंगा उसको। अभी ही आप मार्गदर्शन बन रहे हैं सर, बहुत। अरे नहीं। हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ही आप बहुत सारा ऐसा नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, जो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे लोग देखेंगे और सुनेंगे आपकी बात को सर। नहीं, ये तो आपकी बड़प्पन है। अरे नहीं सर, जो नवाज रहे हैं मुझे। एक सवाल सर फिर भी अनआंसर्ड रह गया। आप अगर यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते? मैं तो सबसे पहले कहा था कि मैं एक अधिवक्ता बनना चाहता था। हाँ। मैं पहले कहा था। और अधिवक्ता पेशे से नहीं। अगर जो पेशे से किसी चीज में जाएंगे तो उसका वो महत्व तो नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। अपनी पहचान बनाने के लिए जाएंगे तभी उसका महत्व रहेगा। जी। और पहचान तभी बनता है, खाइए कमाइए जरूर, लेकिन कुछ समाज के लिए जरूर कीजिए, बिल्कुल। तभी वो आपकी पहचान है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सर। तो अगर इस जुडिशरी वाले, न्यायपालिका वाले सेगमेंट को अगर कंक्लूड करना हो, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस न्यायपालिका में? 32 साल होने को आया आपको, तो कैसा अनुभव था इस इतने दिनों का? अनुभव तो भाई यहाँ पर हर साल 2 साल पर अधिकारी बदलते रहते हैं, नए अधिकारी आते रहते हैं जी। सबकी मानसिकता अलग अलग रहती है। उस दौरान आदमी को अपने नदी का तटबंध, जिसको बांध कहते हैं जी, उस बांध के रूप में बनकर रहता है आदमी। किसी नदी के तेज हिलोरे उस बांध को थोड़ा सा हिला भी देता है, लेकिन अपनी कर्मठता की वजह से वहाँ पर अडिग रहता है, तो फिर धाराएं उड़ जाती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही अनुभव रहा, तरह तरह के अधिकारियों के साथ रहना, अपने को अस्वस्थ रहना, जो जिस तरह से संतुष्ट होना चाहता है, अगर जो गलत है तो उसको सही बता देना, अगर जो सही है तो अपने को भी सही साबित कर देना, यही रहा। तो सर इसी सवाल की कंटिन्यूएशन में पूछना चाहूँगा, जैसे आपने मेंशन करा कि बहुत सारे अधिकारी आते थे जाते थे, और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। अभी जो हमारे पिछले जज साहब थे, सैयद आफ्ताब साहब, वो चीफ जस्टिस बन के जा चुके हैं हाई कोर्ट। तो उन जजेस की मेंटालिटी में डिफरेंस क्या क्या रहता था? क्या क्या चीज़ें अलग अलग होती थी? क्या क्या चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती थी? थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट सेम तो उनकी ये
मतलब कानून रहता है, व्यवहारिकता थोड़ा सा अंतर रहता है। जी। कुछ लोग पश्चिम से आते हैं तो मेरी भाषाओं को नहीं समझ पाते, मैं उनकी भाषाओं को नहीं समझ पाता। वो अपनी भाषा में, आम भाषा में रिस्पेक्टेड शब्द बोलते हैं, लेकिन हमें कुछ अजीब महसूस होता है। हाँ जी। लेकिन जब पता चल जाता है कि नहीं, उनकी भाषा ही ये है, हाँ। और वो भी जब मेरी भाषाओं से अवगत हो जाते हैं और मेरे काम देख लेते हैं कि नहीं, काम ठीक है, भाषा जरूर अलग है लेकिन काम कामरूपता के हिसाब से है, बिल्कुल तो सर। फिर सामंजस्य हो जाता है। तो मतलब अगर इसको एक ध्यान से देखें तो सबके मन में लोगों को जस्टिस दिलाने की एक सोच रहती है, और डिफरेंसेस बस वो रीजन के होते हैं कि कोई किसी जगह का है, कोई कहीं का। बात देखो भाई, न्यायपालिका में जरूरी नहीं है कि जो डेस्क के सामने आकर रोता है वो सही, ये भी नहीं जरूरी है कि जो सामने आकर के अकड़ करके अपनी बात कहता है वो गलत। बिल्कुल सर। ये तो छन करके तब बाहर आता है जब उन पत्रावलियों को, उन साक्ष्यों को देखा जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। किसी के भावनाओं में बह करके यहाँ पर कोई काम, न्याय का काम करना उचित नहीं है। तो ये एक चीज सारे जजेस में कॉमन थी, सब, हाँ, सब में ये चीज आपने अनुभव किया कि सब में ये जी, चीज जी। थी। अच्छा, तो अब सर ये हमारा जुडिशरी न्यायपालिका के बारे में बहुत एंड टू एंड बातें कर ली। मेरा अगला सवाल आपसे सर ये है कि अगले 10 साल में, 20 साल में आप किस टाइप के चेंजेस देखना चाह रहे हैं, और किस टाइप के चेंजेस आप जानते हैं कि ऐसा होगा या हो सकता है कहाँ से? देश में, दुनिया में, हर ही सेक्टर में सर, हर ही सेगमेंट में किस टाइप के चेंजेस आप चाहते हैं कि हो? भाई, देश में चेंजेस तभी आएगा जब हम निचले स्तर से उत्थान शुरू करेंगे। थोड़ा इसको अच्छे से समझाएंगे सर? अच्छे से समझाएंगे। हाँ। मैंने पहले एक उदाहरण दिया था उस शेर वाली। सरकार का बहुत बड़ा योगदान चाहिए, और किस प्रकार का योगदान चाहिए? नीचे के तबके को, जिनको हम गरीब कह रहे हैं या अनपढ़ कह रहे हैं, गंवार कह रहे हैं, उनको ऊपर उठाएंगे। चाहे शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र से हो। अगर जो हम उनको फ्री घर, फ्री राशन, फ्री पानी दे रहे हैं तो हम उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ बेईमानी करते हैं। बिल्कुल। कैसे? व्यवस्था को भी हम भ्रष्ट बनाते हैं। बगैर काम का अगर जो कोई व्यक्ति 100 रुपये के बदले में 25 रुपया पा करके 100 रुपये की अपनी प्राप्ति पर हस्ताक्षर बना लेता है, बिल्कुल सर। तो भ्रष्टता एक जगह जा रही है। बिल्कुल सर। जबकि श्रमिक जो है, अगर जो 300 रुपये पर अगर श्रम करने के लिए गया है तो 250 नहीं लेगा, वो 300 ही लेगा। तो सरकार को नीचे से उठाना है, और उठाने का मतलब ये है कि उनको व्यवसाय देना, उनसे काम लेना। जब तक काम नहीं लेंगे तब तक उनका उत्थान नहीं होगा, और उनका उत्थान नहीं होगा तो हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। हमारे देश का नहीं उत्थान होगा तो फिर हम विदेशों तक कहाँ जाएं, विश्व में हम कहाँ जाएं? तो सबसे पहले मेरा उन्हीं का उत्थान है। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि आज के किसी नेता से हम पूछते हैं कि आपके व्यवसाय क्या है, तो कहते हैं राजनीति। राजनीति व्यवसाय नहीं होता है मेरे बाबू, राजनीति कर्म होता है। पूजा मेरा कर्म है, पूजा व्यवसाय नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर जो व्यवसाय है तो आप उससे आय प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति में आना हो तो आप धर्म से आइए, आप किसी और व्यवसाय से जुड़िए जो आपके लिए उस चिंता से मुक्त रखे। पैसे की चिंता। हाँ, अच्छा, हाँ। अब ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इतना ही ना कहूँगा मैं। बिल्कुल। राजनीतिक व्यवसाय नहीं होता है, राजनीतिक धर्म होता है, पूजा धर्म होता है, उपासना धर्म होता है। बिल्कुल सर। जो समाज के उत्थान के लिए किया जाता है, समाज के उत्थान के लिए अपने को त्याग किया जाता है, बलिदान किया जाता है। तो जब ये होगा तो गरीबों पर ध्यान जाएगा, और जब उनका उत्थान होगा तो देश ही का, विश्व का कल्याण होगा। बिल्कुल सर। और ये तो बड़ा अच्छा जवाब दिया सर आपने। और सर अगर हम बात करें
आप किस टाइप की चेंजेस आप उम्मीद करते हैं मानवता के नज़रिए से? जैसे ये तो आपने बात कह दी कि मोरल चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, लेकिन किस टाइप के चेंजेस आप चाहते हैं मानवता के नज़रिए से? इस सवाल को मानवता के नज़रिए से तो मैं मानव को बांधने की सोच रहा हूँ कि हमारा समाज, हमारा देश मानव को पहले बांधे, मानव से मानव के अंदर प्रेम भावना जागृत करे और उसके लिए समूल विनाश आतंकवाद का होना आवश्यक है। समूल विनाश जब आतंकवाद का होगा तो हम और आप निसंकोच एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कारण ये है कि यदि मैं किसी अलग धर्म का हूँ और किसी अलग धर्म से प्रेम कर रहा हूँ और मेरे ही धर्म में कोई बागी हो जाए, आतंकवादी हो जाए और उसके लिए मेरे और आपके दोनों की जान के लाले पड़ जाए, तो सबसे पहले लोगों का बौद्धिक विकास होना चाहिए, आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए, व्यक्ति से मानव का प्रेम होना चाहिए और रिश्ते से रिश्ते की गहराई में जाना चाहिए। बिल्कुल सर। रिश्ते से रिश्ते की जब आप गहराई में जाएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि एक शांड और एक मर्द में क्या अंतर होता है। मेरी बात को गहराइयों से समझिएगा। बिल्कुल सर। एक शांड और एक मर्द में क्या अंतर होता है? मर्द में ये अंतर होता है कि वो समझता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मेरी बुआ है, ये मेरी माँ है। शांड में बिल्कुल। तो जो आजकल ये बुराइयां चरम पे हैं, बिल्कुल, वो हद तक दूर होंगी, हद तक। तो आप इनको चाहते हैं कि घट जाए और ख़त्म हो जाए? हाँ बिल्कुल, मानवता से मानव जुड़े, बहुत अच्छी सोच है। रिश्तों की गहराई में जाएं ताकि ये आतंकवाद, व्यभिचार, बलात्कार, ये सब चीज़ें नष्ट हो। बिल्कुल सर। बदलाव की हम बात कर ही रहे हैं, तो ऑल्दो हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका बहुत हद तक परफेक्ट है, बहुत हद तक एक्यूरेट है, लेकिन आप अपने हिसाब से क्या चेंजेस उम्मीद करते हैं, क्या बदलाव आप चाहते हैं कि आए? इसका जवाब मैं चाहता हूं। अदालत में, न्यायपालिका में सर। न्यायपालिका में तो सबसे पहले बात ये कि यहाँ पर छोटी केसें आनी ही नहीं चाहिए। जो यहाँ पर भीड़ बढ़ता चला जा रहा है, छोटी, कुछ लोग सबक सिखाने के लिए कोर्ट में आते हैं, गलत होते हुए अगर जो अगला कमजोर है तो उसको सबक सिखाने के लिए आते हैं। इसको तहसील स्तर से, थाना स्तर से वहीं निपटा देना चाहिए। और अदालत में एक ये भी बदलाव आना चाहिए कि अगर जो व्यक्ति किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर आता है और आगे चल के सत्यता हासिल हो जाती है, तो अदालत स्वयं संज्ञान लेकर उस पर भारी से भारी अर्थदंड लगाए। बिल्कुल सर। ताकि फिर कोई वैसा कदम न उठाए और अदालत का वक्त जाया न करे। बिल्कुल। जैसे जैसे हमारी बात हो रही थी कल, तो मैंने एक चीज़ आपसे ये कहा था कि दो लोग आपस में झगड़ते हैं, हाँ। तो वो एक दूसरे से ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि तुमको मैं कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा, मैं तुमको कोर्ट में सिखाऊंगा। तो सर मेरा सवाल आपसे यही है कि इतने साल बीत गए हैं, इतनी चीज़ें हो रखी हैं, उसके बावजूद भी न्यायपालिका की महिमा बरकरार है। महिमा इसलिए बरकरार है कि जब लोग किसी से ज़्यादा हार जाते हैं आतताइयों से अपने हक पद को पाने के लिए, और वो व्यक्ति अगर जो बल में कमज़ोर है तो उसको एकमात्र रास्ता अदालत ही दिखाई देती है, और अदालत ही है कि जो उसको शरण प्रदान करता है और जो खोया है उसको दिला सकता है। हाँ, ये है कि सत्य में परेशानियां हैं, लेकिन वो हारता नहीं है, जीतता है। बिल्कुल। इसीलिए अदालत आज भी अपने मुकाम पर कायम है। और सर जैसे हमारी बात हो रही थी आपसे कि हमने आपसे कहा था कि जज लोगों के साथ भी हमारी बात करा दीजिए, तो आपने कहा था कि 10 तारीख को लोक अदालत है, उस दिन बात कर सकते हैं। तो सर ये जैसे अभी आपको सुन रहे होंगे ऐसे बच्चे जिन्हें अभी सिर्फ किताबी ज्ञान है, तो आप उनके लिए तोड़ के अगर आप समझाएं कि ये लोक अदालत क्या चीज़ है। तो लोक अदालत मेरे बाबू सरकार के तरफ से एक ऐसी व्यवस्था है जो निर्धन गरीब है
उनको यहाँ पर बगैर शुल्क की उनकी सुनवाई होती है। वो बगैर टिकट के अपने कागज पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर जो उसमें उनको अधिवक्ता की आवश्यकता है तो लोक अदालत के माध्यम से उनको विधिक न्याय के लिए हम अधिवक्ता भी मुहैया कराते हैं, बिना किसी पैसे के। बिना किसी पैसे के मुहैया कराते हैं। और वो अधिवक्ता उनकी पक्ष, क्योंकि ज्ञान होना अलग बात है, विधि ज्ञान होना अलग बात है। बिल्कुल। जो व्यक्ति है अपनी बात विधि के अंतर्गत अदालत में नहीं रख पाता है, तो इसलिए हम उनको विधि व्यवस्था के लिए हम उनको अधिवक्ता देते हैं जो वो अपनी बात रखते हैं, और उसमें बगैर कुछ शुल्क लिए वहाँ से उनका निस्तारण कराया जाता है। खासतौर से उसमें सुलह समझौते भी होते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोक अदालत में निस्तारण हो जाता है उसकी फिर अपील नहीं होती। अब वो उसको नहीं, उसकी अपील नहीं होती, वो तो मान्य होगी। अच्छा, तो ये मतलब केसेस किस टाइप के होते हैं? मॉडरेट केसेस? केस जैसे कि हल्के केसेस? हाँ, मतलब पति पत्नी में विवाद हो गया, पड़ोसियों से विवाद हो गया, किसी थोड़ी सी, कभी कभी क्या होता है कि छत के छत जाए एक हाथ निकला हुआ है, उसी के लिए विवाद हो गया। हो सकता है वो अगला कह रहा है कि भाई एक हाथ हम तुम्हारी जमीन में निकला है, 2 हाथ हमारा बगल में ले लो, लेकिन नहीं हम छज्जा ही तोड़वाएंगे। तो एक यही छोटी छोटी बातों को, तो उसमें इस तरीके की सब चीजें, तो मतलब उसी दिन उसका निवारण करने की कोशिश होती है? हाँ, नहीं होता है तो 2-3 बैठक होती है। अच्छा। समझौता उनको भी मौका दिया जाता है, इस पर आप लोग विचार विमर्श कर लें। 2-3 लोगों को और बुला लिया जाता है और बीच का रास्ता निकाल करके उसको समझौता। तो ये कब कब होता है लोगों? ये पहले तो हर महीने लगता था, लेकिन अब ये 2 महीने पर लगता है, कभी 3 महीने पर लगता है, जो अप्रैल में 10 तारीख को लगने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे अगला सवाल सर मेरा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने ऐसा कुछ पास्ट में किया होता है, कुछ पहले ऐसा किया होता है जिसे सोच के हमें अभी अफसोस होता है, हमें लगता है कि हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में? अगर है तो आप प्लीज़ हमारे लिसनर्स को बताइए। अब भाई देखो, अपनी कमी अपनी बुराई यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है, भूत में जाना पड़ता है। हाँ, अगर जो पहले से कहे होते तो जरूर संज्ञान में रहता, लेकिन कभी कभी होता है कि आदमी काम के दबाव में, झिझलापन में किसी को कुछ आदमी कड़े स्वर में बोल देता है। अब वो जब आदमी चला जाता है तो आदमी सोचता है कि हो सकता है कि आदमी खुश रहा हो कि इस पद पर बैठ गए हैं तो इनकी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं, जबकि हालात वो नहीं रहती है, हालात थोड़ी सी काम की होती है और उस व्यक्ति का गलत टाइम पर आना होता है, उसको आदमी दूर करने की कोशिश करता है। तो आप इस चीज़ को बदलते? हाँ बिल्कुल। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सब पास कोई आया है वो असंतुष्ट होकर जाए, बस। तो सर जैसे मान लीजिए आपको हम अभी इसी टाइम आपको पूरे देश का, पूरे दुनिया का आपको चार्ज दे देते हैं, आपको पूरी अथॉरिटी मिल जाती है, तो आप क्या चेंजेस लाएंगे सर? क्या बदलाव लाएंगे अगर आपको अथॉरिटी दे दी जाए तो? भाई अथॉरिटी, हम जिनका वो चिराग लेकर तो आए नहीं हैं तो हम उसको आदेशित करेंगे और वो पूरा बदलाव कर देगा। हाँ। आएंगे तो उसको भी हमको नीचे स्तर से जाना पड़ेगा, समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। अगर आपके पास मौका होता कि अभी आप डिसाइड करें कि ये बदलना है और तुरंत ही हो जाए, अब बताइए। तुरंत ही हो जाए? हाँ हाँ, तो तुरंत ही हो जाए तो सबसे पहले तो मैं जितने बेरोजगार हैं, हाँ, उनको मैं काम मुहैया कराने का काम करूँगा। हाँ। मुख्य चीज वही है। हाँ। आदमी विवाद कब करता है, उनके दिमाग में खुराफात कब आता है? जब वो बेकार बैठे होते हैं। जब हर आदमी के पास काम हो जाएगा, खुराफात नहीं आएगा और अपने आप में देश का विकास हो जाएगा। बिल्कुल, तो यही करेंगे। हाँ। अब पता नहीं मेरा ये सुझाव कैसा लगा, लेकिन मेरा ये, अरे बहुत अच्छा सुझाव सर। एक्चुअली मुझे भी लगता है कि जितनी बुराइयां हैं, हाँ, ये सब बेरोजगारी से ही। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके दिमाग में पहले से ही अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीज नहीं। अरे मेरे यार, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, है कि? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर सवाल तो आपसे बहुत हमने पूछ लिया, आपने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए सर, ये तो कहना पड़ेगा। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, इतनी अच्छे आपने जवाब दे दिए सर। और ये आपकी बड़प्पन। अरे नहीं सर,
और इतनी बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम दिया हमें, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप हमें कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, कोई सजेशन, कोई शिकायत, ऐसा कुछ? नहीं बाबू, आपसे कोई शिकायत नहीं, एडवाइस जरूर है। जी बताइए सर। कि आप जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप बैठ करके इन इंटरव्यू को एकाग्रता में देखें और इसमें जो आपके लिए अच्छी चीज़ लगे उसको ग्रहण करें, यही मेरे तरफ से, और कुछ नहीं। बिल्कुल सर। तो पवन सर ने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया और बहुत अच्छे अच्छे सवालों का जवाब दिया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया और प्रणाम सर। प्रणाम।